गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम पोयम का लास्ट भाग देखेंगे। आज हमारी पोयम जो है वो ख़त्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। क्या चल रहा है अपना चैप्टर, याद आता है ना आपको? याद रहता है हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं? भूल तो नहीं जाते ना? सौर्य गाथा पढ़ रहे थे, भूषण इसके राइटर हैं, और आपने सारा लिख लिए होंगे बेटा, सारे ऑब्जेक्टिव लिख लिए होंगे, लिख लिए? चलिए लास्ट, ये जो लास्ट वाली पोयम है बेटा, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छी है ना, इसे अच्छे से देख लेना, ठीक। मीनिंग, सबसे पहले मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ आपको कि मीनिंग आप बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मीनिंग यदि नहीं बनेगी तो ना आप क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन कर पाएंगे ना आप पोयम एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, भुज, याद करो जरा, मीनिंग क्या आएगी बेटा? भुज किसको कहे हैं? भुजा, भुजा ये हाथ, ठीक है। भुजगेश, जल्दी से याद कीजिए क्या हो सकता है? संगिनी, याद कीजिए जल्दी। भुजंगिनी, याद कीजिए। हो गया? चलिए भुजगेश, शेषनाग, शेषनाग मालूम है? जहाँ पे भगवान विष्णु जो है बैठते हैं, जिसकी सैया में, है ना, वो शेषनाग। संगिनी मतलब साथी, संगनी साथी, संग यानी साथ, ठीक। भुजंगिनी, भुजंगिनी किसका पर्यायवाची है? भुजंग, भुजंग यानी सांप, नाग, ठीक है, नाग को कहते हैं भुजंग, और भुजंगिनी स्त्रीलिंग हो गया तो नागिन, हो गया। चलिए, भुज भुजगेश की भुजंग संगिनी, भुज भुजगेश की वै संगिनी भुजंगिनी सी, क्लियर। भुजंगिनी सी कौन सा अलंकार है? सी लगा हुआ है, मतलब समान, नागिन के समान, ठीक। कौन सा अलंकार? साथी से क्या बताए हमने, याद कर लो। खेदी खेदी खाती, खेदी खेदी खाती, दीह दारून दलन के, दीह दारून दलन के। खेदी खेदी मतलब खदेड़ खदेड़ कर, खदेड़ खदेड़ कर मतलब बेटा भगा भगा कर, ठीक है। खाती मतलब खाना, दीह, दीह मतलब शरीर, देह होता है, इसका एक वर्ड जो है देह, देह यानी भी शरीर। हम यहाँ पे ब्रजभाषा और अवधी दोनों भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए दीह, दीह यानी शरीर, ठीक है। हाँ ठीक, नेक्स्ट है बेटा दारून, दारून मतलब भयानक, क्लियर है। दलन, दलन दल मतलब समूह, ठीक। दो लाइन को एक्सप्लेन करें हम। भुज भुजगेश की वै संगिनी भुजंगिनी सी, खेदी खेदी खाती दीह दारून दलन के। भुज यानी भुजा। यहाँ पर आपको अब जो कंपेयर याद रखना है, आप इसे देखेंगे बेटा कैसे कंपेयर याद रखना है, क्योंकि ये उसका ऑब्जेक्टिव भी इसी में आ जाएगा। भुज यानी क्या है बेटा? भुजा। हम किसकी भुजा की बात कर रहे हैं बेटा? छत्रसाल की, ठीक है। भुजगेश शेषनाग, अब मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ तो आपको इसका कंपेयर जो है अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। शेषनाग, क्लियर। अब देखिए संगिनी का मतलब क्या है बेटा? साथी, साथी, ठीक। फिर है भुजंगिनी सी, भुजंगिनी मतलब नागिन। अब देखिए नागिन, ठीक। अब भुजा साथी, भुजा, भुजा छत्रसाल की भुजा, शेषनाग की साथी, शेषनाग की साथी कौन? नागिन, ठीक है।
हम यहाँ पर छत्रसाल की बरछी की विशेषताएं पढ़ेंगे। छत्रसाल की बरछी, देखो बरछी कैसा लिखते हैं, बरछी, ठीक ऐसी होती है, आपने देखे होंगे, यानी एक तीर के आकार की होती है, बहुत लंबी होती है। ये बिल्कुल ऐसा भी नहीं होता, ऐसी लंबाई में होती है ना। अगर ये छोटी हो गई तो तीर का शेप दे देती है, ठीक है, ये ऐसा रहता है, ठीक है, इस आकार में होती है बरछी, ठीक है। तो यहाँ पर कवि ने छत्रसाल की बरछी की विशेषता बताई है, ठीक। हे शिवाजी, सॉरी छत्रसाल, कौन कह रहा है ये? भूषण, ठीक है। भूषण कवि कहते हैं कि हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी, ठीक है, हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग की साथिनी, शेषनाग की संगिनी, नागिन के समान है। देखो कितनी सारी चीजें आई बेटा यहाँ पे। सबसे पहले हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे? छत्रसाल की बरछी की, ठीक है। तो छत्रसाल की जो बरछी है, बरछी की तुलना की गई है बेटा नागिन से, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, बरछी की तुलना नागिन से। ये देखो ये नागिन के समान है, दुबली पतली सी लंबी सी, ठीक है, ये नागिन के समान हो गया। अब शेषनाग, तो हमने क्या बोले? तुम्हारी बरछी, हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग। भुजा ये अपने हो गए, आर्म्स हो गए ये अपने, है ना, ये उनके हाथ हो गए, है ना, मुझे नहीं आता बनाते। तो इस देखो ये भुजा, ये इसकी जो मोटाई है, इसकी मोटाई किसके जैसी? शेषनाग की जैसी। शेषनाग मोटा, ठीक है, वैसे तो उनकी जो ये भुजा है वो शेषनाग रूपी, यानी हमने भुजा को क्या मान लिया बेटा? शेषनाग, और बरछी को क्या माने हैं? नागिन। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, बन जाएगा। बरछी को नागिन के समान माना है, नागिन के समान दिख रही है, और उनकी भुजा शेषनाग के समान, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं छत्रसाल कि हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग की साथी नागिन के समान है, जो क्या करती है? जो अभी हमने पढ़े, खदेड़ कर, जो शत्रुओं के शरीर को, शत्रुओं के समूह को खदेड़ कर खा जाती है, ठीक है। खदेड़ मतलब जैसे बरछी का वार होता है तो जो शत्रु पक्ष से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए, तो यहाँ पे वो क्या कर रही है? बरछी क्या कर रही है? उन शत्रुओं का पीछा कर रही है, ठीक है। तो हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी तुम्हारी शेषनाग, तुम्हारी भुजाओं रूपी शेषनाग की साथी नागिन के समान है, जो भयानक और क्रूर शत्रुओं के समूह को खदेड़ कर खा जाती है, अर्थात मार देती है, ठीक है। जो भयंकर और क्रूर शत्रुओं के समूह का पीछा करती हुई, खदेड़ कर नहीं बन रहा है हमको, पीछा करती हुई उन्हें चुन कर मारती है। आप जितने अच्छे वर्ड का वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं आप करिए, ठीक। आपकी जो भाषा है उसमें सौंदर्य आना चाहिए, उसमें नाद उत्पन्न होना चाहिए, वो जो भाषा है वो चमत्कार उत्पन्न कर दे, बोलने में ही हमें चमत्कार सा लगे, ऐसा लगे कि हमने उस वाक्य में शब्द रूपी आभूषणों का श्रृंगार किया है, ठीक है। तो इनकी बरछी क्या करती है बेटा? भयानक और क्रूर शत्रुओं के पीछे दौड़कर, या शत्रुओं के समूह के पीछे दौड़कर उन्हें चुन कर मार कर खा जाती है। खाती दिया है ना, खाती यानी खाना, मार कर खा जाती है। आगे देखो, ये 2 लाइन हो गई ना क्लियर। ये फिर से मैं बता रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है, भुजा की
जो तुलना है वो नागिन से, सॉरी, बर्छी की तुलना नागिन से की गई है, भुजा की तुलना शेषनाग से की गई। ठीक है, हे छत्रसाल तुम्हारी बर्छी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग की साथी नागिन के समान है, जो भयानक और क्रूर शत्रुओं के समूह का पीछा करती हुई उन्हें चुन चुन कर खा जाती है। ठीक है, आगे देखो, बख्तर पाखरन बीच धसी जाती मीन। बख्तर पाखरन बीच धसी जाती कौन? मीन। मीन का मीनिंग सबको पता होना चाहिए। मीन यानी मछली। ठीक है, मीन यानी मछली। अब देखिए हो गया, सॉरी, हाँ, ये कवच, पाखरन यानी कवच। ठीक, धसी मतलब धसना, धसना। ठीक, ऐसे शरीर में धसना। और बख्तर, एक तो उनके शरीर में जो कवच होता है वो हो गया पाखरन। ठीक है, और बख्तर का भी मीनिंग बेटा, और जो हाथ में एक लोहे का ऐसे राउंड टाइप का रखते हैं, जिससे वो जब शस्त्र या अस्त्र से जब उन पे वार किया जाता है तो उससे ऐसे रोकते हैं ना, ये वो कहलाता है। तो ये भी एक प्रकार का कवच ही कह सकते हैं इसे। ठीक है, हो गया। धसी जाती मीन, मीन यानी मछली। अब देखिए, पैरी पार जात परवाह यो जलन के। जलन मतलब बेटा कि जलना नहीं है, जलन मतलब पानी है, जल यानी पानी। परवाह, परवाह, परवाह मतलब प्रवाह, मतलब किसका प्रवाह? पानी का प्रवाह। ठीक है, प्रवेश करना। पैरी पार, पार, पार यानी पार हो जाना, पार यानी पार हो जाना। ठीक है, अब देखिए, हमने पहली लाइन में क्या देखे कि हे छत्रसाल तुम्हारी बर्छी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग की संगिनी नागिन के समान है, जो भयंकर और क्रूर शत्रुओं के समूह का पीछा करती हुई उन्हें चुन चुन कर खा जाती है। ठीक है, और तुम्हारी बर्छी शत्रुओं के शरीर में पड़े हुए कवच, तुम्हारी बर्छी शत्रुओं के शरीर में पड़े हुए कवच में सीधे ऐसे घुस जाती है। ठीक है, सीधे ऐसे प्रवेश कर जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के तेज प्रवाह को चीरती हुई पार हो जाती है। समझ आया? कंपेयर समझ आया बेटा आपको कि हे छत्रसाल तुम्हारी बर्छी शत्रुओं के शरीर में पड़े हुए कवच में सीधे इस प्रकार घुस जाती है। क्यों? बर्छी मतलब आर पार हो जाती है। ठीक, ऐसे घुस जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के तेज प्रवाह को चीरती हुई इस पार से उस पार हो जाती है। समझ आ गया होगा? ठीक है, आगे बढ़े। अब बहुत सरल है बेटा। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज। रैया राव चंपती मतलब राजा, रैया राव मतलब राजा कह सकते हैं। ठीक है, राजा चंपत राय के सुपुत्र। कौन? महाराज छत्रसाल। ठीक है, राजा चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल भूषण सकै करी बखान के बलन को। भूषण, भूषण कौन? महाकवि भूषण। भूषण सकै करी बखान को बलन के, कि हे राजा चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, मैं तुम्हारे बलन का मतलब बल का मतलब शक्ति का बखान कहाँ तक करूं? कहाँ तक करूं मैं, और तुम्हारी कितनी बढ़ाई करूं? अरे मैं तो जितनी बढ़ाई करता हूं उतनी तो कम है।
ठीक है। तो हे राजा चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, मैं तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे बल का बखान कहाँ तक करूं। अब देखिए लास्ट लाइन, ध्यान से सुनना, लास्ट लाइन को भी, ठीक है। थोड़ा सा टफ है बेटा, है ना। पक्षी ठीक, पर छीने, पक्षी पर छीने, परे परे पर छीने, छीने आ गया, दो बार हो गया। बी, देखो पहली लाइन है ना, पक्षी मतलब पक्षी, पर यानी पंख, छीने मतलब छीनना या छटपटाना भी कह सकते हैं उसे, ठीक है। परे, रुको, है ना, और एक पर यानी होता है ऊपर, यहाँ पे पर के दो अर्थ है ना, पंख और ऊपर। वीर, वीर, परे मतलब उससे अलग, ठीक, छीने मतलब छीनना। अब देखिए कि पक्षी पर छीने ऐसे परे, पर छीने भी तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, खलन मतलब दुष्ट, ठीक है, तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के। अब देखिए, हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी से, हम यहाँ बरछी का वार पढ़ रहे ना, तो हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी से सिपाही, कौन सा सिपाही बेटा, शत्रु पक्ष का सिपाही, धरती पर गिरकर, धरती पर गिरकर उसी प्रकार छटपटाता है, उसी प्रकार छटपटाता है जिस प्रकार कोई पर कटा हुआ पक्षी, ठीक है, पंख कटा हुआ पक्षी धरती पर गिरकर छटपटाता है। क्लियर है, ठीक है। ज्यादा उसमें एक एक वर्ड में मत जाओ, नहीं तो नहीं बनेगा आपको। कि हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी से शत्रु पक्ष के सिपाही कटकर धरती पर गिरकर उसी प्रकार छटपटाते हैं जिस प्रकार कोई पर यानी पंख कटा हुआ पक्षी धरती पर गिरकर छटपटाता है। देखो छटपटाता है ना, छटपटाता है, छटपटाना जानते हो ना क्या होता है, जान, उसमें जान बची रहती है, वो अपनी जान और बचाने के लिए से छटपटाता रहता है कि कोई आए और मुझे बचाए। उसी प्रकार जो शत्रु पक्ष के जो सैनिक है, जब उन पर बर्छी से वार होता है तो वो धरती पर घायल होकर गिर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए छटपटाते रहते हैं। क्लियर है, समझ आ गया आपको। एक बार पूरा हम देख ले इसे, ठीक है। इसे अच्छे से तैयार करना, ये आपका क्वेश्चन आंसर तो है, एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। चलो, हे छत्रसाल तुम्हारी बरछी तुम्हारी भुजा रूपी शेषनाग की साथी नागिन के समान है, जो शत्रुओं का पीछा करती हुई उन्हें, कैसे शत्रु बेटा, भयानक और क्रूर, ठीक है, जो भयानक और क्रूर शत्रुओं का पीछा करती उन्हें चुन चुन कर खा जाती है, अर्थात उनकी जान ले लेती है। तुम्हारी बरछी शत्रुओं के शरीर में पड़े हुए कवच और जाला कह सकते, एक लोहे की ऐसी जाल भी तो जाल भी रहती है जिससे वो अपने आप को बचाते हैं, ठीक है। शरीर में पड़े हुए जाल में सीधे इस प्रकार घुस जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के तेज प्रवाह को चीरती हुई इस पार से उस पार हो जाती है। हे राजा चंपत राय के सुपुत्र महाराज छत्रसाल, मैं तुम्हारे बल का, तुम्हारी शक्ति का, तुम्हारे पराक्रम का बखान, वर्णन, बढ़ाई कहाँ तक करूं। तुम्हारी बरछी से सिपाही पक्ष के शत्रु कटकर धरती पर गिरकर उसी प्रकार छटपटाते हैं जिस प्रकार कोई पर यानी पंख कटा हुआ पक्षी अपनी जान के लिए छटपटाता है। क्लियर। इस चैप्टर को आप बार बार रिवाइज करके देखना, है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आंसर बेटा इसी में आएंगे। अब आप लोग ने सब लिख लिए हैं बेटा, क्योंकि मैं आज आपको जो क्वेश्चन आंसर बताऊंगी तो ये आपके पूरे तो नहीं, शायद एक आध दो ही होगा शायद जो मुझे लिखाना पड़े, बाकी सारे आपके पद्यांश के अंदर ही आएंगे बेटा, है ना। आप पेंसिल रख लीजिए,
आपने जो पद्यांश लिखे हैं ना, तो मैं बताते जा रही हूँ, आप उस पद्यांश में आना और पद्यांश में पेंसिल से निशान लगा लेना और वहाँ पे ये लिख लेना कि ये किसका आंसर है। ठीक है, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले तो हम लघु उत्तरीय क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव आपको सारे सॉल्व करना है। पहला क्या पूछा है देखो, किस प्रकार की सेना को चतुरंगिनी सेना कहा गया है? किस प्रकार की? पैदल चलने वाली सेना। कितनी बेटा, कितनी आएगी? 4। पैदल चलने वाली सेना। दूसरा, हाथी पर चलने वाली सेना। तीसरा, घोड़े पर सवार सेना या घोड़े पर चलने वाली सेना। चौथा, रथ पर सवार सेना। ये हो गई 1 2 3 4 चतुरंगिनी, 4 रंगों वाली। क्लियर है? दूसरा, युद्ध के समय किसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है? किसकी आवाज बेटा? नगाड़ों की आवाज। ठीक है, युद्ध के समय नगाड़ों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। तीसरा, शत्रु सैनिक किसकी आड़ लेकर शस्त्र चला रहे हैं? किसकी आड़ लेकर? मैंने आपको बताई थी, यानी छुपकर वार करना। जैसे यहाँ पे कोई चीज है, इससे छुप गए हम और छुपकर पहले वार कर रहे, फिर वापस छुप जा रहे हम। क्या बताए थे इस वर्ड हमने, याद कीजिए, मोर्चा बंदी की आड़ में। इसको यानी युद्ध की उसकी जो भाषा होती है वो क्या कहलाती है? मोर्चा बंदी। हमने इसको क्या पढ़े थे? मचान पढ़े थे, मचान की ओट में पढ़े थे ना। तो इसका जो अर्थ क्या कहलाता है बेटा? मोर्चा बंदी। ठीक, अगला, कौन कौन से शस्त्र शत्रु सैनिक चला रहे हैं? कौन कौन से शस्त्र? सबसे पहले यहाँ पे एक चीज याद रखना है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे कॉपी में भी नोट कर लेना है ना। शस्त्र किसे कहते हैं और अस्त्र किसे कहते हैं? ठीक है, हाथ एक होता है फेंक कर चलाया जाने वाला, एक होता है हाथ से चलाया जाने वाला। तो ये दोनों में से कौन सा क्या है ये आप लिख लेना। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे आपको पूछ लिया जाए कि फेंक कर चलाया जाने वाला औजार है, क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अब आप इसे ढूंढ के बनाएंगे। ठीक, चलिए, कौन कौन से शस्त्र सैनिक शत्रु सैनिक चला रहे थे? बंदूक, तोप, गोली और विशेष प्रकार की ध्वनि करने वाली बाण। लिख लोगे बेटा? बंदूक, तोप और क्या था? गोली, है ना? गोली और विशेष प्रकार की ध्वनि या आवाज करने वाली बाण। ठीक है, तीर या बाण हो गया। ये क्या हो जाएगा बेटा? आपका 4th का आंसर हो जाएगा 5। देखो आ गया, कवि ने शेषनाग और उसकी संगिनी किसे कहा है? आ गया आपको? तो कवि ने शेषनाग किसे कहा है बेटा? किसे कहा है? याद हो गया होगा ना, रट गया होगा मेरे ख्याल से आपको। तो छत्रसाल की, किसको? छत्रसाल, यहाँ की लिख लेना है ना, नहीं तो बस वैसा ही लिख लोगे। छत्रसाल की भुजा को शेषनाग कहा है और उसकी संगिनी किसे कहा है? शेषनाग की संगिनी किसे कहा है बेटा? नागिन को। ठीक, याद हो गया। कवि ने किन राजाओं के शौर्य का वर्णन किया है? कौन कौन से राजा बताइए जल्दी। महाराज कौन? शिवाजी। और एक महाराज कौन है बेटा? कौन? छत्रसाल। हो गया? पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो गए होंगे? हो गए क्या? नहीं, याद करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन जो मैंने आपको दी हूँ इसे आप कॉपी में लिख लेना, मैं बाद में इसका आंसर बताऊंगी बेटा, तो आप सिर्फ चेक कर लेना कि आपने सही लिखे हो या नहीं, पर थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, है ना। दीर्घोत्तरी क्वेश्चन देखिए, आपको जो निशान लगाना है बेटा, ठीक।
शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन कीजिए। तो शिवाजी के युद्ध अभियान का वर्णन करने के लिए हम किस पद्यांश में जाएंगे बेटा? पहले वाले पद्यांश में, जहाँ पर जब वे अपनी चतुरंगिनी सेना के साथ जाते हैं तो नगाड़ों की आवाज़ आने लगती है, हाथी एक दूसरे को ढकेलते हुए आगे बढ़ते हैं, उनके चलने से ऐसा लगता है मानो पर्वत धराशायी हो जाएंगे, धूल इतनी उड़ रही है कि आकाश में चमकने वाला सूर्य भी तारे के समान दिखाई दे रहा है और धरती इस प्रकार हिल रही है, समुद्र इस प्रकार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे थाली में पड़ा हुआ कोई पारा। यहाँ तक यानी पहले पद्यांश का अर्थ आएगा। और एक चीज़, जब आप इस टाइप के आंसर लिखते हैं बेटा, तो आंसर जब मैं आपको बताती हूँ कि उसी पद्यांश से लिखना है, तो वहाँ पे उस पद्यांश में ये जो वर्ड आता है ना, कवि कहते हैं कि या भूषण कवि कहते हैं कि, तो इसको आपको हटा देना है ना। उसके बाद जो आएगा वो चीज़ें आपको लिखनी है। ये आंसर में याद रखना है। यहाँ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने आपका टेस्ट ली थी बेटा, उसमें कई बच्चों का मैंने देखी कि जो माता की अभिलाषा पूछा था, तो अभिलाषा में उनने कहाँ से चालू किए थे कि कवि सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा के मन में यह अभिलाषा जागती है कि, ऐसा नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन के अनुसार चलना है। माता यशोदा के हृदय में यह अभिलाषा जागती है कि कब मेरा बालक, यहाँ से आपको चलना है। और कहाँ तक? नीचे की 2 लाइन आपको छोड़ देना है। वो उस आंसर में नहीं आता बेटा कि वो काम करने अंदर चली गई और आंधी आई और वो अकेले खेल रहे हैं, ब्रज के लोग डर रहे हैं, वो नहीं डर रहे, ये चीज़ नहीं आएगी। सिर्फ अभिलाषा के बारे में बात करना है कि कब वो अपने पैरों से चलेगा, कब उसके मुख में दूध के 2 दांत देखूंगी, कब वह हंसी वाली बात करेगा जिससे उनके दुख दूर हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आएगी। तो जिसने भी ज़्यादा यदि लिखा होगा तो उसे आप क्रॉस कर देना, ठीक। और जो मैंने अर्थ भी पूछी थी, मैंने सिर्फ 4 लाइन पूछी थी, तो आपने 4 को आगे बढ़ा दिए, तो ऐसा भी नहीं आएगा। जितना आपसे पूछा जाएगा पद्यांश उतना ही लिखना है, ठीक है। और एक चीज़ मुझे याद आ गई तो बता रही हूँ, बहुत से बच्चों ने इसकी स्पेलिंग गलत, मात्रा गलत लिखे हैं ना, ऐसा लिखे हैं बेटा। ये दोनों की मीनिंग अलग हो गई ना। ये देखिए, ये दोनों के अर्थ ऐसे होते हैं बेटा। ये आपका भिन्नार्थक समुच्चारित कहलाएगा। बढ़ाऊ की मात्रा, हम इसका उच्चारण कैसे कर रहे हैं देखो, सूर, और इसका कैसे कर रहे हैं, सुर। क्लियर है? यहाँ ज्यादा समय लग रहा है तो ये सूरदास का नाम है, और ये सुर, इसका मीनिंग क्या है मालूम है ना? वो जो हम कोई गाना गाता है तो उसमें जो सुर लगाते हैं, जो ताल लगाते हैं, उसको स्वर लिपि कहते हैं, ये वो है बेटा। तो ऐसे यदि आप मात्रा लगाते हो तो सूरदास का नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। उनकी जो रचनाओं के भी नाम है उसमें भी आपको यही लिखना है, ये कहीं भी नहीं आएगा। उस चैप्टर में तो ये कहीं भी नहीं आएगा, छटाओं की मात्रा कहीं नहीं आएगा। सब जगह आप उसका नाम लिखिए, चाहे उनकी रचनाएं लिखिए, सब में क्या आएगा। क्लियर है? चलिए, तो इसे आपको याद रखना है, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने बहुत सारी मात्राएं गलत की है, मात्राओं पे आपको ध्यान देते जाना है बेटा, और राइटिंग भी क्लियर करना है आपको, ठीक है। चलिए, समझ आ गया? अगला क्वेश्चन, शिवाजी की सेना ने किस प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण किया। अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? हम शिवाजी की बात कर रहे हैं। शिवाजी की सेना ने किस प्रकार शत्रुओं पर आक्रमण किया। तो अब जो हमने पहला पद्यांश किए उसके जस्ट नीचे वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है। सेकंड वाले का आ जाएगा। सेकंड वाला बोले तो बेटा ये छूटत कमान बाण बंदूक अरु कोक बाण, यहाँ से लेके पूरा घाव दे दे अरी मुख कूदी परे कोट में, ठीक है। यहाँ तक पूरा आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन उतारोगे आप कहीं भी कोताही नहीं बरतोगे बेटा, कहीं भी लापरवाही नहीं बरतोगे आप, क्योंकि मैं देख रही हूँ आपकी लिखने की स्पीड नहीं आ रही। तो और मात्राएं वगैरह क्यों गलती होती है मालूम? मात्राएं वगैरह क्योंकि हम कभी उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, कभी उस चीज़ को हम लिख के नहीं देखते, इसलिए वो क्या होती है, हमसे गलती होती। हम जितना लिखेंगे बेटा, कहते हैं ना, हम जितनी मेहनत करेंगे उतना फल मिलेगा। तो वैसे ही हम जितना लिखेंगे, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम आँखों को दिखाएंगे कि ये वर्ड जो है ऐसा लिखते, इसमें ऐसी मात्रा होती, तब तो आप उसे सही लिख पाओगे।
तो आप लिखने में कहीं भी कंजूसी नहीं करोगे। ठीक, तो पहले आप दीर्घोत्तरी का क्वेश्चन नंबर 1 उतारेंगे और आंसर में क्या लिखेंगे उसके, पद्यांश 1 का अर्थ। ठीक है, क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 उतारेंगे आप, उसमें क्या लिखेंगे, पद्यांश 2 का अर्थ। क्लियर है, जहां से बस वहीं तक के लिखोगे। फिर देखो छत्रसाल की बरछी की विशेषता, बरछी अभी जस्ट हमने पढ़े ना, बस वहां से कम आपको 4 विशेषता लिखना है। अब देखो कैसे लिखना है, मैं सिर्फ सुना रही हूँ क्योंकि आपकी कॉपी में सब लिखा है। छत्रसाल की बरछी की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, आपकी बरछी भयंकर एवं क्रूर शत्रुओं को के बड़े बड़े समूहों को का पीछा करती हुई उनके प्राणों को चुन चुन कर खा जाती है। ठीक, दूसरा, आपकी बरछी आपकी भुजा रूपी शेषनाग की संगिनी नागिन के समान है। क्लियर। तीसरा, आपकी बरछी शत्रुओं के शरीर के कवच में सीधे इस प्रकार घुस जाती है जिस प्रकार कोई मछली पानी के तेज प्रवाह को पार करते हुए इस पार से उस पार हो जाती है। पांचवा, आपकी बरछी से कटकर शत्रु सिपाही धरती पर गिरकर उसी प्रकार छटपटाते हैं जिस प्रकार कोई पंख कटा हुआ पक्षी धरती पर गिरकर छटपटाता है। ठीक है, ऐसे 4 पॉइंट बनाएंगे आप और जैसा मैंने बताई हूँ बिल्कुल ऐसा लिखेंगे। क्लियर है। फिर है, छत्रसाल की तलवार को प्रलयकालीन सूर्य के समान क्यों बताया गया, तो ये कौन सा आएगा बेटा, छत्रसाल का पहला वाला। ठीक, छत्रसाल का पहला वाला कहाँ था, महाराज छत्रसाल जब युद्ध करने लगते हैं तो उनके म्यान से निकलती तलवार की चमक, मिल गया। यहां से कहां तक आएगा बेटा, ये देखो, गले में पड़कर रिझाती हुई दिखाई देती है, गले में पड़कर रिझाती हुई दिखाई देती है, यहां तक आएगा। ठीक, और लास्ट क्वेश्चन देखो, काली काती किलकी कलेऊ देती काल को, तो ये अभी हमने जो निशान लगाए जस्ट इसके बाद का, कहाँ, महाराज छत्रसाल बहुत बलशाली हैं, उनकी वीरता की प्रशंसा कहाँ तक की जाए, उनकी तलवार अपने शत्रुओं की सेना को काट काट कर काली के समान किलकारी करती हुई मृत्यु को भेंट चढ़ाती, जस्ट उसी के बाद का। ये हो गए आपके 5 आंसर। ठीक है, अब ये भाव विस्तार तो हमें नहीं करना है, हमने अर्थ में कर लिए, भाषा अनुशीलन आप करेंगे। ठीक है, इसे आप करना, मैं कल फिर इसका सही आपको बता दूंगी। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पूरा चैप्टर एंड। ठीक, अब जो चीज़ नहीं समझ आ रही होगी वो मुझे आप पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू बेटा।